तो हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग कल लास्ट क्लास में काफी फंस गए थे। तो फिर से उसी को कल क्या देखते थे? जहां पर हम लोग pKa निकाल रहे थे, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकाल रहे थे एक ऐसे का। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हम लोग जो निकाल रहे थे कल हम लोग कहां पर थे? NH3 प्लस CHR COO माइनस ए पॉइंट हम लोग का, इसमें H प्लस फॉरवर्ड डायरेक्शन में, OH माइनस बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या बन रहा था? यहाँ पर NH3 प्लस CHR COOH, ये था ना? ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या था? H प्लस और OH माइनस आया। तो यहाँ पर हम लोग को क्या था? NH2 CHR, यहाँ पर क्या था? COO, ये था ना? ये था ना? परफेक्ट। इसको हम लोग KA1 बोले थे, इसको K नहीं सर, क्या जो भी तुमको रेफरेंस नाम देगा। अब यहाँ पर हम लोग को KA1 लिखना है। तो KA1 हम लोग क्या लिख सकते हैं? इट इज इक्वल टू KA1 क्या हो गया? इस मॉलिक्यूल में हम लोग H प्लस डाले हैं, इस मॉलिक्यूल में H प्लस डाले हैं। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू दिस, ठीक है, इसके रेफरेंस में हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? दिस इज X, so this is concentration of X into concentration of H plus divided by concentration of this cation। इसको इधर जा रहा है, हाँ, C प्लस दे रहा है और इसका A माइनस दे रहा है, या C माइनस A माइनस। तो यहाँ पर बेसिकली हम किधर से देख रहे हैं? इस पॉइंट से, इस पॉइंट से हम देख रहे हैं। तो यहाँ से अगर देख रहे हैं तो इस पॉइंट में क्या है? इसमें H प्लस डालेंगे तभी तो वो बना है। तो KA1 आया। अब हम लोग KA2 लिखते हैं। KA2 जब लिख रहे हैं, KA2 लिख रहे हैं तो अब इसमें H प्लस डालेंगे। अब ये जो कंपाउंड था इसमें H प्लस डाले तो ये बना, ये बना। अब रेफरेंस अलग आया। तो अब यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन क्या लिख सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय कंपाउंड X। ये है KA1 KA2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। KA1 KA2 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दिया? X कर दिया, क्या बना? A माइनस इनटू H प्लस डिवाइडेड बाय into H plus और एक और divided by C plus। क्लियर है? अब क्या है? हम लोग क्या पता है? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे इसको PI बोलते हैं और कंसंट्रेशन ऑफ क्या होने वाला है? A माइनस इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C माइनस। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे एनायनिक और कैटायनिक पार्ट सेम कंसंट्रेशन में रहने वाला है। तो वहां पर बोल सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ से क्या मिला? KA1 into KA2 is equal to concentration of H plus का दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। सो माइनस साइन के साथ लॉग लेते हैं। तो माइनस लॉग ऑफ KA क्या हो गया? PKA हो गया। ये क्या हो गया? PKA
1 प्लस pKa 2 डिवाइडेड बाय 2 आगे मल्टीप्लाइड होने वाला है तो डिवाइड कर देंगे, दैट इज इक्वल टू pH, इसमें pi है। ये आइसोलेटिव पॉइंट पे बात करें, इसमें pH नहीं, यहाँ पर pi है। कहीं पे डाउट है देखा? बोर्ड पर रोजेगा क्लिक करना चाहिए। सो ये है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में बताते हैं। यहां पर कोई स्ट्रक्चर बना दे, जैसे एग्जांपल में एलानिन का स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है। तो एलानिन के स्ट्रक्चर में क्या होता है, CH3 होता है, यहां पर CH होता है और यहां पर बेसिकली प्रोटॉन माइग्रेशन हम कर चुके हैं, ये कंपाउंड है एलानिन। अब इसमें एलानिन में क्या होता है, यहां पर तुमको इसका pKa वैल्यू हमें मेंशन हुआ है, इसका pKa वैल्यू है 2.34, इसका pKa वैल्यू है 9.6। pKa लिखा हो, pKa में चेंज कर लेंगे। सो यहां जो pi निकालोगे क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 9.69 प्लस 2.34 डिवाइडेड बाय 2। इससे क्या आ जाएगा 6.02 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ऐसे सब में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड्स रहेगा तब कैसे करेंगे, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। बेसिक्स और एसिडिक अमीनो एसिड्स के एग्जांपल हम लिख रहे हैं लाइसिन का, तो NH3 प्लस CH2 होल 4 CH डबल बॉन्ड NH2 COOH पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसलिए दोनों नाइट्रोजन है, दोनों पे H+ माइग्रेशन होने वाला है। इसमें pKa वैल्यू जो मेंशन किया गया, इसका pKa वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.18, इसका pKa वैल्यू कितना दिया हुआ है 8.95, और इसका pKa वैल्यू कितना दिया हुआ है 10.79। अब ये एक बेसिक अमीनो एसिड है। अब ये जो एक अमीनो एसिड है ये एक बेसिक है, बेसिक फॉर्म का है। तो बेसिक अमीनो एसिड होने के वजह से देखो 10.7, तो ये बेसिक अमीनो एसिड से जो इसका pKa वैल्यू लिखना चाहेंगे तो सिर्फ बेसिक ग्रुप का ही pKa वैल्यू मेंशन करना है उसमें, एसिडिक ग्रुप का नहीं देना। यहां पर इसका जो आइसोलेटेड पॉइंट लिखोगे दैट इज ओनली ड्यू टू दिस ग्रुप एंड दिस। ये जो एसिडिक ग्रुप है उसकी वजह से उसका pH या pi नहीं मेंशन करना है। तो इसका pi क्या हो जाएगा, दैट इज 8.95 प्लस 10.79 डिवाइडेड बाय 2। वो तुम फिर से वो डेरिवेशन करोगे तो उसी से तुमको ये मिल जाएगा। बेसिक वाला देखे रहा तो बेसिक वाला और वो जो 93 प्लस वाला सिर्फ वही दोनों को, हां, और ऐसे करो। इसी टाइप से अगर हमारे पास ग्लूटामिक एसिड है, कोई एसिडिक अमीनो एसिड है जो ग्लूटामिक एसिड होने वाला है, तो ग्लूटामिक एसिड में हो गया ये CH2 CH NH3 प्लस
और यहाँ पर COO माइनस OH। अब ग्लूटामिक एसिड में इसका पीआई लिखा हुआ है, सॉरी पीके वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज 4.25। इसका पीके वैल्यू दिया गया है दैट इज 9.67 और इसका पीके वैल्यू दिया गया है 2.1। अब ये एसिडिक अमीनो एसिड है, तो अब यहां पर इसमें नेगलेक्ट कौन सा करना है, बेसिक। तो इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज 4.25 प्लस 2.19 डिवाइड बाय 2। तो क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछा जाएगा कि बेसिक ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है, उसके अकॉर्डिंग टू लो कैसे करना है। क्वेश्चन ये है। अब हम लोग प्रोटीन्स को उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। जो प्रोटीन्स फॉर्म होता है वो किस फॉर्म का बनता है। एक होता है फाइब्रस प्रोटीन, एक बनता है ग्लोबुलर प्रोटीन। जो स्ट्रक्चर और शेप की बात करते हैं उसमें एक होता है फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। और उसमें भी जब हम लोग ग्लोबुलर प्रोटीन में देखते हैं, मतलब ये जो स्ट्रक्चर्स देखते हैं उसमें भी उसका डिफरेंट स्टेज देखते हैं। तो देखो दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट्स प्रोटीन्स में, देखो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट्स व्हेन पॉलीपेप्टाइड तुमको फाइब्रस प्रोटीन निकालना है, तो चाहिए ग्लोबुलर फाइब्रस प्रोटीन देखो व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल, व्हेन द फाइब्रस प्रोटीन लिखो, when the polypeptide chain parallel, when polypeptide chain parallel and are held together, the polypeptide chain run parallel and are held together by hydrogen and disulfides. By hydrogen and disulfides bonds. Then fiber-like structure is formed. Such protein are generally insoluble in water. Some common examples are keratin. Keratin क्या होता है? हेयर्स में प्रेजेंट होता है, वुल्स में प्रेजेंट होता है, सिल्क में प्रेजेंट होता है। तो केराटिन में लिख सकते हो कॉमा में प्रेजेंटिंग हेयर, वुल, सिल्क, प्रेजेंटिंग हेयर, वुल एंड सिल्क, एंड मायोसिन प्रेजेंट इन हेयर, वुल, सिल्क। और फिर लिखो मसल्स, मायोसिन का हम क्या लिख सकते हैं? प्रेजेंट इन मसल्स।
तो इसमें जो स्ट्रक्चर होते हैं यही अमाइनो एसिड्स है। पेप्टाइड बॉन्ड तो यही सारा है, सी डबल बॉन्ड OH, सी डबल बॉन्ड OH, यही सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड में क्या बोले, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ कनेक्ट होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगा, दो पॉलीपेप्टाइड चेन एड कराते हैं, दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन को देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जब हम लोग बात करते हैं तो ये क्या हो गया, सी डबल बॉन्ड O, यहां पर क्या हो गया NH, इधर NH2 है, इधर और भी NH ग्रुप्स है। तो यहां पर ये क्या हुआ, यहां पर CH बना, R हुआ, यहां पर C डबल बॉन्ड O आया, यहां पर NH रख दो, वो भी नीचे करके कर सकते थे, लेकिन थोड़ा कम इस तरह के इंडेक्स कम रेशियो से बनाते हैं। ये R यहां पर आया, R यहां पर आया, C डबल बॉन्ड O, और क्या यहाँ पर NH ये वाला है, और इसके साथ इधर CH ग्रुप जो कनेक्टेड है। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो बॉन्ड्स हैं ये उसको भी नीचे कर सकते हो, जो ये स्ट्रक्चर है इसको तुम्हें अगर बनाना हो तो यहाँ पर इसको ऐसे भी बना सकते हो अगर ज़्यादा तुमको बनाना है, और ये नाइट्रोजन का हाइड्रोजन इधर कर सकते हो, पूरा मॉलिक्यूल पे ये पूरा अरेंजमेंट कर सकते हो तुमको जैसे करना है। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच अगेन यहाँ पर गलती की कुछ स्ट्रक्चर नहीं, फिर यहाँ पर उसी टाइप से, और उसको भी नीचे करोगे तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए। तो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके ना ऐसे कनेक्टेड होता है, एक पहला होता है, दूसरा क्या होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तो बेसिकली क्या होता है, जो भी अमीनो एसिड्स कंटेनिंग सल्फर्स है, अब उनको लेंगे तो उसमें क्या होता है, हम लोग NH CH CH2 SH ये दो अमीनो एसिड्स ले रहे हैं, यहाँ पर सेम मॉलिक्यूल फिर ले रहे हैं, NH CH CH2 SH, और इसमें C डबल बॉन्ड O, ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को जैसे ही हम लोग ऑक्सीडाइज कर देंगे, ठीक है, ऑक्सीडाइज कर देते हैं या बैक में H डाल, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हैं। सो जैसे ही इसका करोगे तो ये कैसा बनेगा, CH CHS S CHS S, ये होगा CH2, और यहाँ पे CH आया, और ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से C डबल बॉन्ड O, थोड़ा सा एक लेना अच्छे से बनाना, और यहाँ पर NH, यहाँ पर NH। तो बेसिकली ये इनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करके हम लोग ये स्ट्रक्चर वापस बना सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है, दो हम लोग ऐसे अमीनो एसिड लेते हैं जिसमें सल्फर के बॉन्ड्स होते हैं, और वो दोनों सल्फर बॉन्ड्स ऐसे कनेक्टेड होते हैं, तो इसीलिए इसको डाइसल्फाइड बॉन्ड बोला जाता है। और फिर दो सल्फर इसलिए डाइसल्फाइड यूज किया जाता है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड होता है। तो फाइब्रस प्रोटीन में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक डाइसल्फाइड बॉन्ड। ऑक्सीडाइज मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन का फॉर्म दिखाया है, कैसे वो रिएक्शन हो रहा है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है।
O मतलब ऑक्सीडेशन, H मतलब रिडक्शन। अब आते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। नहीं बस ये याद रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बेसिकली याद नहीं रखना है ना, दो अमीनो एसिड्स हम कनेक्ट किए हैं, कोई भी दो अमीनो एसिड्स कनेक्ट करो उससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइसल्फाइड बॉन्ड बना, याद करना है इसमें पैरेलल बॉन्ड से। देखो एग्जांपल में क्या देखो बता रहे हैं, एक चीज ध्यान रखना कि बुक्स में क्या होगा, जो क्वेश्चंस आते हैं एडवांस लेवल क्वेश्चन आया था कि डाइपेप्टाइड बॉन्ड कौन कौन से, इसी पे क्वेश्चन है। एक लंबा सा स्ट्रक्चर बनाया गया था, कहा था कौन कौन सा पेप्टाइड बॉन्ड है। हाँ पेप्टाइड बॉन्ड होता है, लेकिन वहां पर लिंकेज से जब बात करते हैं वो जो कार्बन है, एक क्वेश्चन को कराएंगे बाद में, वो जो कार्बन है तो कार्बन के साथ क्या है, कोई मिथाइल ग्रुप कनेक्ट किए हैं, कोई मिथाइल ग्रुप है या हो सकता है कोई 5 मेंबर रिंग, मतलब स्पेसिफाइड है कि पेप्टाइड कितने प्रोटीन से उसके बीच है, उसमें कोई भी 3 मेंबर रिंग वाला था नहीं, तो वैसा ही क्वेश्चन है। 5 मेंबर तो ट्रिप्टोफान में मिल जाता है, 3 मेंबर नहीं मिलता, वो हम एक क्वेश्चन कराएंगे 2014 में आया था। तो लिखो दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट्स ग्लोबुलर प्रोटीन, दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट्स when polypeptide chains, this structure results when polypeptide chain coils around, coil घूमना इसको, coils around to give a spherical shape, to give a spherical shape, coils around to give a spherical shape. They are usually soluble in water. They are usually soluble in water. Example लिखो, insulin, albumins, 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 etc. अब ये जो राउंड स्ट्रक्चर का हम लोग बात करते हैं, इसमें भी कैटेगराइज किया गया जाता है डिफरेंट, एक होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। सो लिखो इसमें स्ट्रक्चर प्रोटीन में, स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन्स कैन बी स्टडीड, स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन कैन बी स्टडीड एट 4 different levels, at 4 different levels. Primary proteins can be studied at 4 different levels, can be studied at 4 different levels: primary, secondary, tertiary, quaternary. Primary, secondary, tertiary, quaternary. तो अब हो सकता है क्या कि जो हम लोग बात कर रहे हैं तो पैरेलली भी कर सकता है, कॉइल्ड फॉर्म में भी रन करा के वो बॉन्डिंग करा सकता है। तो ऐसा भी फेज आने वाला है कि सिंपल एक पैरेलल बॉन्ड बने, एक ऐसा फेज भी आना होगा कि सिर्फ कॉइल फॉर्म बने, और एक ऐसा फेज भी है कि दोनों जो मिक्सचर में। तो सबसे पहले लिखो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अब जब प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स का बात कर रहे हैं तो क्या करते हैं, इसमें सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स यूज करके हम लोग डाइसल्फाइड लिंकेज बनाते हैं।
सेकंड इसके फॉर्म जो स्ट्रक्चर जाता है, मतलब अब कोई भी पहले तो तुमको बॉन्डिंग करना हो, बाद में तुम उसको स्फेरिकल कॉइल में डालोगे या बाद में तुम पैरेलल कराओगे। पहला पॉइंट तुम्हारा क्या है, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन्स जो होता है वहां पर बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है और डिफरेंट कौन सी कैटालिटिक एक्टिविटी, मतलब कौन सा कैटालिस्ट एक्टिविटी वहां पर हो रहा है, कौन सा एंजाइम यूज कर रहा है, उस पे ये डिपेंड कर रहा है कि उसका फोल्डिंग कैसा होने वाला है। तो कभी भी सेकेंडरी टर्शियरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो बनता है उसका बेस हमेशा प्राइमरी ही होता है। ऐसा नहीं कि बेस उड़ के सेकेंडरी जाएगा, पहले सेकेंडरी से डायरेक्ट क्वाटरनरी, नहीं, बेस हमेशा प्राइमरी स्ट्रक्चर ही होता है, उसी बेसिस पे वो स्ट्रक्चर फोल्डिंग होता है। तो लिखो इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर पहला पॉइंट, इट इज कोवेलेंटली बॉन्डेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। पहला पॉइंट लिखना, इट इज कोवेलेंटली बॉन्डेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। Second point, this definition includes the sequence of amino acids together with any disulfide bases. Third point, all the property of the protein are determined directly or indirectly by primary structure. All the property of the protein are determined directly or indirectly by primary structure. Next point देखो, any folding. Next point, any folding, hydrogen bonding, hydrogen bonding or catalytic activity depends on the primary structure. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी जो फोल्डिंग होने वाला है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होने वाला है, तो कोई भी कैटालिटिक एक्टिविटी होने वाला है, वो हमेशा किस पे डिपेंड करता है, हमेशा प्राइमरी स्ट्रक्चर के साथ है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्रोटीन्स में हैव वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। So this is about the primary structure बस है। Basically जितना भी कैटालिटिक एक्टिविटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जितना भी चीजें सब प्राइमरी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। It refers to the shape. First point, it refers to the shape in which long polypeptide chain can exist. It refers to the shape in which long polypeptide chain can exist. Second point, it is found to be exist in two different type of structure. Alpha helix and beta pleated seed structure. Alpha helix and beta pleated seed. Beta pleated seed. P-L-E-A-T-A-T. Beta pleated seed. S-H-E-E seed.
थर्ड पॉइंट देखो, दिस स्ट्रक्चर अराइजेस ड्यू टू, दिस स्ट्रक्चर्स इज अराइडेड ड्यू टू, दिस स्ट्रक्चर इज अराइजेस ड्यू टू regular folding of the backbone of the polypeptide chain, backbone of the polypeptide, जो बॉन्ड होता है ना वो उसका फोल्डिंग होता है, backbone of the polypeptide chain due to hydrogen bonding between carboxyl C double bond O carboxyl and amino group of the peptide bond, amino group of the peptide bond. So अल्फा हेलिक्स मतलब क्या होता है, कॉइल फॉर्म, हेलिक्स बोल रहे हैं तो कॉइल फॉर्म है, और बीटा प्लेटेड शीट बोल रहे हैं मतलब चेन प्लेनर कंपाउंड चेन फॉर्म में रहेगा। तो अगर जहां ये जो एक्चुअली जो स्ट्रक्चर बना है ये कौन सा है, शीट है, ये एक बीटा प्लेटेड शीट है, और अल्फा हेलिक्स कैसा होने वाला है, अल्फा हेलिक्स जो स्ट्रक्चर मिलने वाला है वो इस टाइप का कुछ होने वाला है। तो बेसिकली जो भी स्ट्रक्चर, तो अल्फा हेलिक्स जो स्ट्रक्चर होने वाला है वो ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, कार्बन का या डबल बॉन्ड वो जो है तो हम क्या बोलते हैं बैक बॉन्ड मुड़ जाता है, तो ये नाइट्रोजन यहां पर होगा इसका, वो H क्या होगा, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है, या तो बोल सकते हैं यहां का जो नाइट्रोजन और H है वो यहां के कार्बन डबल बॉन्ड उसी कर रहा होगा। इसी टाइप से पूरा जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में वो क्या है, इसी टाइप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड होगा। बस ये अल्फा हेलिक्स का ये स्ट्रक्चर होने वाला है, और बीटा प्लेटेड शीट जो ऑलरेडी तुम लोग बना चुके हो, जो हम फाइब्रस प्रोटीन में तुमको दिखाए हैं वो बीटा प्लेटेड शीट। क्या कुछ आ रहा है क्या, हाँ मम्मी का मैसेज है, मम्मी को पता नहीं आती है कब तक क्लास है। ठीक है, बीटा प्लेटेड ऑलरेडी तुम बना चुके हो, अगर बनाना है तो बना सकते हो, तो ऑलरेडी तुमने बनाया है। अल्फा हेलिक्स में लिखो, अल्फा हेलिक्स में लिखो, अल्फा हेलिक्स in which a polypeptide chain forms, alpha helix in which a polypeptide chain forms, alpha helix in which a polypeptide chain forms all possible hydrogen bonds, twisting into right-handed screw, देखो यहाँ पर ऐसे ही ट्विस्ट किया है, right-handed screw यहाँ इसमें जो है SCR, तो यहाँ पर देखो इसको कैसे किया है, रोटेट right-handed screw, ठीक है। बीटा प्लेटेड देखो, right-handed बीटा प्लेटेड in beta structure, all polypeptide chains in beta structure, all polypeptide chains are stretched out to nearly maximum extension, and then laid LAID, उसको गिराना से बोलते हैं, and then laid LAID, they laid side by side, which are held together by intermolecular hydrogen bonds,
which are held together intermolecular hydrogen bonds. The structure resembles beta the structure resembles the pleated folds of drapery. DRAPERY, pleated folds of drapery. एक होता है ऐसे, देखोगे एक drapery टाइप को देखो ना, उस टाइप का drapery कंपाउंड होता है जो कि इसमें फॉर्म रहता है. So drapery and therefore called beta pleated sheet. Third of tertiary structure of protein. विटामिन और लिपिड्स एनसीईआरटी से पढ़ लेना, जो जितना दिया हुआ उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. अब क्या है टर्शियरी स्ट्रक्चर में, क्या होता है बेसिकली वो जो फोल्डिंग होता है और ज्यादा होने लगता है. अब क्या था इसमें सिर्फ पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्या होता है, एक दो तीन पॉलीपेप्टाइड चेन रन करके हम लोग सिर्फ करा रहे हैं. अब टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, बहुत सारा टर्निंग रहता है. हमारा स्फेरिकल शेप रहता ही नहीं या हेलिकल शेप रहता ही नहीं, बहुत सारा टर्निंग रहता है, बहुत अजीब सा स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, तो लिखो टर्शियरी स्ट्रक्चर. दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स overall folding of polypeptide chains. This structure represents overall folding of polypeptide chains. This structure represents overall folding of polypeptide chains. उसके सामने लिख लो further folding of secondary structure. कॉमा में डालें further folding of secondary structure. It gives to second point. It gives to rise major molecular proteins. कौन कौन से होंगे उसमें एग्जांपल कौन कौन होगा, ग्लोबुलर और फाइब्रस. जो फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन तुम देख रहे हो वो एक्चुअली टर्शियरी स्ट्रक्चर ही है, वो फोल्डिंग से मिला है. एग्जांपल लिख लेना या लिख देना ब्रैकेट में फाइब्रस और ग्लोबुलर. अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये स्टेबल क्यों है, सबसे बड़ा पॉइंट ये है. ये स्ट्रक्चर जो आता है ये स्टेबल क्यों होता है. सबसे पहला जो फैक्टर होता है कि फर्दर फोल्डिंग करें, सबसे बड़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, तीसरा जो हम लोग बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर. अब जो मॉलिक्यूल्स है कार्बन हाइड्रोजन जो है, अब क्या है कार्बन वो सारे जो मॉलिक्यूल्स है दूसरे में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी तो लगेंगे, डाइपोल इंटरेक्शंस तो है सब. अब डाइपोल इंटरेक्शंस की वजह से क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी मिलेगा, या बोल सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मिल सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने से. तो लिखो इसके बारे में, द मेन फोर्सेस व्हिच स्टेबलाइजेस 2D and 3D स्ट्रक्चर, the main forces which stabilizes the 2D and 3D structure of protein are hydrogen bonds, disulfide linkages, van der Waals force and electrostatic force of attraction. बेसिकली क्या होगा, बेसिकली हम कुछ नहीं किए, बस तुम भी कुछ भी कर सकते हो, बस दो फोल्ड कर दो, दोनों स्ट्रक्चर को मैच कर दो, और एक जो टर्मिनल होता है वो एक कार्बन का टर्मिनल होता है, एक नाइट्रोजन का टर्मिनल, कुछ भी बीच में कर लो, मतलब स्ट्रक्चर बनाना नहीं बीच में, बस अब दिखा रहे हैं कि एक तरफ कार्बन का टर्मिनल होता है, एक तरफ नाइट्रोजन का टर्मिनल होता है.
कुछ भी कर लो अपने मर्जी से, हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, जो भी करना है। बस ये एक पॉइंट से स्टार्ट करना, ये पॉइंट से ये एक पॉइंट पे खत्म करना, और ये इसका यहाँ से उसी टाइम से स्टार्ट करके यहाँ करना, एक चेन। हाँ चलेगा, ये भी चलेगा, जैसा करना है। तो कार्बन नाइट्रोजन टर्मिनल है, जो बना लो, कोई दिक्कत नहीं। कभी स्ट्रक्चर आएगा नहीं, बस टर्मिनल के बेसिस पे हो सकता है कि पूछा जा सके, लेकिन बहुत सी चीजें। लेकिन ये जरूर याद रखना कि 2 डिग्री और 3 डिग्री में कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं, क्या क्या नहीं है। देखो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, लास्ट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। Some of the proteins are composed of quaternary structure. Some of the proteins are composed of 2 or more polypeptide chain. 2 or more polypeptide chains referred to subunits. Referred to subunits. Referred to subunits. The spatial arrangement, space का बात करते हैं, spatial arrangement, SPATIA, the spatial arrangement of these subunits, the spatial arrangement of these subunits with respect to each other is known as quaternary structure. Is known as quaternary structure. Is known as quaternary structure. The spatial arrangement of these subunits with respect to each other is known as quaternary structure. Next one लिखो. According to biological action, according to biological action, they are classified as. According to biological action, they are classified as enzymes. According to biological action, they are classified as enzymes, hormones, antibodies, etc. Enzymes, hormones, antibodies, etc. According to their biological action, they are classified as enzymes, hormones, and antibodies. So ये हो गया. अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एडवांस का कुछ पोर्शंस कवर करेंगे और कुछ पोर्शन. एक चीज तुम लोग लिख लेना, बस एक चीज लिख लो. वहां पर जहां पर डी फैमिली लिखे हो ना, डी फैमिली जहां पर लिखे हो वहां पर लिख लेना. डी फैमिली जहां पर लिखे हो वहां पर लिखना ऑल डी फैमिली ऑफ एंडोजेस, ऑल दिस that in D family of endoses, in D family of endoses, in D family of endoses, all sugars are naturally occurring. All sugars are naturally occurring. All sugars are naturally occurring, except for triose, what is the name? Lactose, allose and glucose.
है, ये ध्यान रखना। ये चार को छोड़ के सारा डी फैमिली में नेचुरल लगता है, डी फैमिली में भी एक प्रॉब्लम है थोड़ा सा, तो ये ध्यान रखना। ट्रियोज में बेसिकली होता क्या है ना, यहाँ पे ये बनाए थे, याद है एरेबिनोस थायरोस बनाए थे, एरेबिनोस बनाए थे ना, उसमें क्या था, ट्रियोज में क्या होता है ना, यहाँ पर CH2 CHO होता है, H है, यहाँ पर OH, उसमें दोनों OH एक साइड है, इसमें क्या होता है, दोनों OH अपोजिट साइड होता है, ये भी है। इसमें दोनों OH जो होता है, बनाना है तो भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रियोज जो होता है उसमें दोनों OH क्या होता है, अपोजिट साइड होता है। और वही लैक्टोज का बात करें तो ये क्या होता है, CHO CH OH CH OH, ये होता है लैक्टोज। और एलोज और ग्लूकोज को ग्लूकोज पता है, ग्लूकोज है, सॉरी ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज GULOS GULOS ग्लूकोज बताएं, ग्लूकोज आर्ट स्ट्रक्चर जो हमने बस ये स्टेटमेंट बस याद रखना कि ये तीन सब जो है मैनोज गैलेक्टोज और मैनोज और ग्लूकोज का C2H और वो कौन सा था, C4H।